बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के 15वीं स्मृति दिवस के अवसर पर विशाल महारैली का ये आयोजन किया गया है 9 अक्टूबर को। इसका स्थान जो है वो है माता रमाबाई अंबेडकर मैदान, लखनऊ। यहाँ पर ये रैली होने जा रही है। ये रैली जो होने जा रही है इसको करने के पीछे उद्देश्य और इसके संदर्भ में आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में अपनी बात। पत्रकार बंधु, आज सोशल मीडिया के द्वारा खासतौर पर ये पत्रकार परिषद आयोजित की गई है और ये पत्रकार परिषद खासतौर पर 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की 15वीं स्मृति दिन के मौके पर एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है रमाबाई मैदान के अंदर। तो ये रैली का मुख्य मकसद ये है कि बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, आंदोलन करने के लिए बनाए गए संगठन है, उनके माध्यम से ये रैली आयोजित की गई। बहुजन क्रांति मोर्चा राजनीतिक संगठन नहीं है, भारत मुक्ति मोर्चा राजनीतिक संगठन नहीं है, मगर हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 2022 के चुनाव में हम पूरे शक्ति के साथ में, पूरे ताकत के साथ में, दल बल के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी का चुनाव में समर्थन करेंगे। यदि वो गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो, यदि वो 403 विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं तो दोनों स्थिति में हम लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारा 403 विधानसभा में नेटवर्क फैला हुआ है, वहां ये काम हम करेंगे। और ये समर्थन एक बड़ी रैली आयोजित करके हम लोग घोषित करेंगे। इस पर्पस के लिए खास तौर पर ये रैली आयोजित की गई। इस संबंध में आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, यदि आप लोग सवाल पूछें तो उसका जवाब दीजिए। एक एक करके सवाल पूछिए। विधानसभा के सभी सीटों पर ये दल जो है इलेक्शन के लिए कोई उम्मीदवार उतारेगा? बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ये अपने बैनर के तहत कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग, यदि वो गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं या 403 विधानसभा में लड़ते हैं, दोनों स्थिति में हम उनका समर्थन करेंगे। गठबंधन किससे करेंगे? हाँ, गठबंधन किससे करेंगे? यदि बहुजन मुक्ति पार्टी गठबंधन करती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो भी समर्थन देंगे। अगर गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ती है तो 403 विधानसभा में करेंगे। 9 तारीख को होने वाली जो रैली है, बहुजन समाज
समाज के कितने संगठनों का समर्थन मिल रहा है? लखनऊ की इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रदेश भर में राजनीतिक पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यदि आप एक एक सवाल पूछे तो मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। 9 तारीख को जो रैली होने वाली है, हाँ, उस रैली में कितने संगठनों को समर्थन मिल रहा ये है? इसमें बहुत सारे संगठनों के नाम लिखे हुए हैं, मगर लगभग 86 संगठन जो है इसके समर्थन में है। और उसके वीडियो वगैरह जो है वो सारे सोशल मीडिया में पब्लिश होंगे। रैली का मुद्दा जो रैली होने वाली है, उसका मुद्दा इनको दूसरा शायद सवाल रह गया है। दूसरा सवाल ये था, लखनऊ की जो ये रैली हो गया, इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश में जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं तो राशि भविष्य नहीं देखता हूँ, पंचांग नहीं देखता हूँ, तो इसलिए मुझे भविष्य के बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं जोशी का धंधा नहीं करता हूँ, पंडित लोगों का धंधा नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं कोई भविष्य नहीं बता सकता। ये तो पत्रकार लोगों का शायद कार्यक्रम है कि वो अपना आकलन प्रस्तुत करे, वो अपने मीडिया में कार्यक्रम चलाए कि इसका ये परिणाम होगा, वो परिणाम होगा। मैं तो नहीं बता सकता। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि हम यदि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उनका गठबंधन में भी समर्थन करेंगे। और यदि वो 403 विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, हम 403 विधानसभा में हमारा संगठन है, उसमें भी हम समर्थन देंगे। इसकी संभावनाएं है कि बहुजन मुक्ति पार्टी किसी दल से गठबंधन कर सकती है, या कोई भी गठबंधन बना रहे हैं दूसरे दल उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार है। उनके साथ जो हमारी वार्ता हुई या उन लोगों के साथ जो चर्चा हुई, उसके आधार पर उनका ये कहना था कि हमारे पास 3 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि अगर मान लो बीजेपी को परास्त करना है, तो उनका कहना था कि हम लोग अपने बल पर तो बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। अगर बीजेपी को परास्त करने का लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो अपने बल पर जब हम नहीं कर सकते तो गठबंधन में जाना होगा। तो गठबंधन में हमने पूछा भी क्या विकल्प है, तो गठबंधन में उनका कहना था कि एक विकल्प समाजवादी पार्टी है, एक विकल्प भागीदारी मोर्चा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो मिश्रा जी और बहन जी की, तीसरा कोई आदमी तो उनको चाहिए नहीं, तीसरे के साथ तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उनका कहना था कि ये 2 विकल्प है, अगर इनके साथ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 403 हम लड़ेंगे। तो हमने कहा 403 लड़ेंगे तो 403 में भी साथ देंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी में जो स्टेट लेवल पर मुद्दे हैं, वो स्टेट लेवल पर मुद्दे में पहला मुद्दा तो ये है कि मायावती के काल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एट्रोसिटीज का जो कानून है, उस कानून के विरोध में उसने एक ऑर्डर निकाला है। वो ऑर्डर जो है पीछे लेना होगा, क्योंकि इस वजह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, और अत्याचार बहुत सारे बढ़ गए हैं। ये मतलब मीडिया में भी आया है। तो हाथरस का मामला तो मेरे ख्याल से सारे देश दुनिया के लोगों को पता है, और ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मुद्दा है, उसमें हमारा ये कहना था कि यदि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को राज्य के प्रशासन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाता है, तो मायावती की जब सरकार थी तो हमने उनको कहा था कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव से वार्ता कर लो, दोनों को मिलाकर 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी, कानून पास हो जाएगा। कानून पास करके कम से कम उत्तर प्रदेश के प्रशासन के हद तक ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन दे दो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं दे सकते, ठीक है,
अपने प्रशासन में संवैधानिक जो अधिकार है, क्योंकि राज्य का संविधान तो अलग है, सेंट्रल का संविधान अलग है। राज्य के प्रशासन में कानून बनाने का विधानसभा को अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर, दूसरा तीसरा मुद्दा है बैकवर्ड क्लासेस के बहुत सारे लोगों को एनकाउंटर में योगी ने मार दिया। एनकाउंटर में योगी ने मार दिया। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे और भी बहुत सारे हैं जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मोटो आपने बताया कि बीजेपी को हराना भी एक बड़ा मकसद अभी 2022 में, तो बिल्कुल यही मकसद से किसान आंदोलन के लोग भी काम कर रहे हैं। तो किसी ऐसे गठबंधन में जाने के साथ साथ क्या किसान आंदोलन के लिए भी वो इसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? किसान आंदोलन के लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया था, तो हमने वहाँ 4 महीने रहकर दिल्ली में समर्थन दिया था संघर्षों के समय में, वहाँ टेंट गाड़ के। मगर किसान आंदोलन के जो नेता हैं 40 लोग, वो 40 का 41 नहीं करना चाहते हैं, बाकी सभी लोगों को पिछलग्गू बनाना चाहते थे। पिछलग्गू बनने के लिए तो तैयार नहीं हम लोग। हमारी बात समझ रहे क्या? वो जो 40 लोग हैं ना, आंदोलन शायद वो सोचते भारत बंद होना चाहिए। अरे तो तुम्हारे पंजाब के और हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40 लोग हैं, ये भारत नहीं है ना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही तो भारत नहीं है ना। भारत बंद का मतलब ये थोड़ी होता है। भारत बंद का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को तो स्टेट के नाम भी मालूम नहीं होंगे, कितने स्टेट है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितना बड़ा देश है। और हमारा तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के जामनगर से लेकर नागालैंड के कोहिमा तक हमारा संगठन फैला हुआ है। 567 जिलों में कार्यरत है। तो पिछलग्गू बनाने के लिए तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। आपको याद होगा काशीराम जी ने जब मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था, तब वामसेप 13 स्टेट में 140 जिलों में थी, तब बनवाया था। अभी 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में है। किसान आंदोलन से आपकी क्या डिमांड है, मतलब क्या चाहते हैं? अरे मैं तो किसान का बेटा हूं, किसान की समस्या है, सही है उनका कहना सारा। वो कारपोरेटाइजेशन जो करना चाहते हैं, वो सारे किसानों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाकर उनकी जमीनों को हड़पना चाहते हैं। 1956 को आपको याद होगा, नेहरू ने जमीन पर सीलिंग लगाने का कानून बनाया था। तो किसानों को जमीन मिली, किसान जमीन के मालिक हो गए। अब दोबारा वो जमीन जो है किसानों से लेकर उद्योगपतियों को देने का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो कानून है वो इसके तहत है। तो हम तो इसके विरोध में हैं। मगर इसके विरोध में होने का क्या मतलब है? पिछड़ों बनने के लिए तो नहीं है ना। इसी सिलसिले में हम पूछ रहे हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं कि जो इसको... अरे भाई, आप ऑल इंडिया का किसान आंदोलन बनाओ, हमारा ये कहना है। ऑल इंडिया का किसान आंदोलन बनाओ तो सारे देश के लोगों को शामिल करो ना। एक सारे 500 अगर मान लो संगठन है तो एक समन्वय समिति बनाओ सेंट्रल लेवल पर कि 500 संगठन वहां हो, एक एक आदमी वहां हो। गलत है बात ये। अब 500 जिलों के 500 संगठन अगर शामिल होते हो तो भारत बंद करना कितना आसान हो जाएगा। केरला में अगर केरला बंद करना है, पंजाब के लोग जाकर के केरला बंद कर सकते हैं। केरला के लोग चाहिए ना, उसमें नहीं लगेंगे। उन्होंने तो इस तरह सिस्टम तो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ज्यादा जानकारी, हमसे जानकारी नहीं। हम तो 4 महीने तो वहां टंट गाड़ करके आ गए हैं। लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली है 2022 में चुनाव होने वाला है, उसमें तो कोई ताकत है आम नागरिक के पास, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? वोट की तो बेईमानी होगी। ईवीएम की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। यार उनके पास है ईवीएम की लड़ाई में लड़ रहा हूं। आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 24 अप्रैल 2017 को वोट की सुरक्षा करने के लिए, कि वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए,
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में निर्णय दिया मेरे फेवर में और कहा कि हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगेगी। ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो पेपर ट्रेल में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वहां कागज के सबूत होते हैं और ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है और पेपर ट्रेल मशीन में कागज का एविडेंस रहता है। मान्यवर समझ रहे क्या हमारी बात? तो अगर कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाए तो वो एक एप्लीकेशन कर सकता है जिलाधिकारी को कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रिजल्ट मंजूर नहीं है, हमें पेपर ट्रेल मशीन के कागज की काउंटिंग होनी चाहिए। ये केस मैंने जीत लिया। मेरे केस की वजह से मान्यवर ऑल इंडिया में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगा। आप पत्रकार हैं, आपके पास जानकारी है कि वामन मेश्राम की वजह से ऑल इंडिया में ईवीएम को पेपर ट्रेल लगा? अगर लगा है, अगर आपको मालूम होता तो आप मुझे ये सवाल नहीं पूछते। नहीं, मेरा कहने का मतलब तो आप समझ रहे कि नहीं? और पार्टियां हैं और लोग आ रहे हैं चुनाव में 2022 के, वो लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। मायावती भी चुप है, मुलायम सिंह भी चुप है और तमाम पार्टी के लोग। अभी अखिलेश के तुमने तो कल बयान दिया था कि ईवीएम और डीएम भी कर सकते हैं, मगर अखिलेश को यह मालूम है कि ईवीएम और डीएम गड़बड़ी कर सकते हैं, बगैर डीएम के ईवीएम गड़बड़ी नहीं कर सकती। और आपको थोड़ा बता दे, बगैर डीएम के ईवीएम गड़बड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि हम टेक्निकल बातें भी जानते हैं। डीएम उसमें शामिल होता तो ही ईवीएम गड़बड़ी करती है। अगर डीएम चुस्त दुरुस्त और कानून का पाबंद है और लोकतंत्र का समर्थक है तो वो बिल्कुल होने नहीं दे सकता, इतना पावर है। तो अखिलेश जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि बयान देने से वोटों की सुरक्षा नहीं होगी, उसके लिए मुकम्मल स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रेटेजी है इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये हम लोग चुनाव में करेंगे इस समय। आपके प्रत्याशी सर बता रहे हैं विजय बहुजन मुक्ति पार्टी तो बाहुबली के सामने और तमाम सामंतवादी लोग चुनाव में आएंगे, तो आपकी पार्टी चुनाव में जो प्रत्याशी उतार रही है उनका क्या मानक होगा, कैसे टिकट देंगे, क्या इस पर मतलब जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, बाहुबली जो है तो बहुजन समाज पार्टी जब शुरू में बनी थी ना, उस समय भी तो बाहुबली थे। काशीराम जी ने तो जवाब दिया था ना, उस समय नहीं दिया था। और जब सरकार ज्वाइंट बनी थी और जब मायावती की सरकार बनी थी तो आप तो यूपी के हैं, एक बार के, तो बाहुबली कहां चले गए? नेपाल भाग गए थे कि नहीं? याद है कि नहीं आपको? मैं 93 से यूपी की राजनीति के बारीकियों को जानता हूं। आपकी सर पार्टी में मिशन और कैडराइज लोग होते हैं, हाँ, उनको वरीयता के आधार पर उनको चुनाव में लाएंगे या बाहर से प्रत्याशी जो आएंगे उनको आप? देखो, हमारे संगठन के ही कार्यकर्ता जो है वो जो कैडराइज्ड है वही बहुत सारे लोग हैं। एक एक चुनाव क्षेत्र में 2-2, 3-3 लोग, 5-5 लोग जो कई कई जगह एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जो मजबूत होगा उसको ही देंगे ना। बीजेपी के पास हिंदुत्व की राजनीति हाँ? बीजेपी के पास हिंदुत्व की राजनीति, ऐसे में आप मुकाबला कैसे करेंगे? बीजेपी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद जिसको हिंदुत्व कहते हैं वो ब्राह्मणत्व है, और मीडिया वाले उसको हिंदुत्व 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 प्रचार करते रहते हैं और ब्राह्मणों का बचाव करते रहते हैं। मैं मीडिया कर्मियों को ये अनुरोध करता हूं कि वो हिंदुत्व को ब्राह्मणत्व लिखना शुरू करे।
क्योंकि हिंदुत्व ने भारत में ब्राह्मणवाद मजबूत किया, ब्राह्मणों का डोमिनेशन मजबूत किया, ब्राह्मणों का राज मजबूत किया। तो प्रचार के लिए हिंदुत्व शब्द लाया गया है, वास्तविक तत्व तो ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण मजबूत हुआ। क्या लगता है यूपी में AIM-IM की एंट्री से बीजेपी मजबूत होगी या उससे एक फायदा हुआ उन लोगों का हिंदू मुसलमान करने के लिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो जो SC ST OBC के लोग तो जाहिल लोग हैं ना, जाहिल समझते हैं? हिंदी में जिसको अनपढ़ कहते हैं, तो वो मुसलमानों की टर्मिनोलॉजी में उसको जाहिल बोलते हैं। तो SC ST OBC जाहिल लोग हैं। तो जाहिल लोगों को हिंदू तो क्या है ये कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो लगता है अरे ये तो धार्मिक पार्टी है, बहुत अच्छी लोग है, सज्जनों की पार्टी है, धार्मिक। ये तो धार्मिक लोग नहीं है, हजारों साल से धार्मिक लोग है। जिसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, धार्मिक लोग है ये। हमारे मूल निवासियों का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, वो मूल निवासियों का साम्राज्य था। उसका आखिरी सम्राट जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण, उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। आपका कहना है कि ब्राह्मणत्व की बात को आप कह रहे हैं कि वो लिखा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए हिंदुत्व की जगह। अब बहुजन मुक्ति पार्टी अगर किसी और से गठबंधन करती है, जिससे भी करती है, समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य दल, तो क्या आपको लगता है कि उनके अंदर ब्राह्मणवाद नहीं है? खुद अखिलेश यादव खुद परशुराम की मूर्ति लगाना, कुंभ स्नान और विश्वकर्मा जयंती, ये सारी चीजों को प्रश्रय दे रहे हैं। लगातार उनका ट्विटर हैंडल पे भी दिखाई देता है। तो ऐसे में उनके अंदर वो तो बेसिकली ओबीसी के बीच के ही दल है, तो उनके बीच जो ये ब्राह्मणवाद है, इससे कैसे तालमेल बैठे? अब ये सवाल मान लो अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं, तो ये सवाल अखिलेश जी को पूछने वाला नहीं है क्या? आप अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं, वो सवाल मुझे पूछ रहे हैं। आप ये पूछ सकते हैं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी संभावनाएं देखी जा रही है कि वो बीजेपी को परास्त करने के लिए एक दल अपना उसका भी एक उद्देश्य है, और आप भी चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी भी चाहती है, और इस बेस पे गठबंधन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हमारे पास रिसर्च का डाटा अवेलेबल है। जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तब भी 57% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 7% वोट है ब्राह्मणों के, 52% से ज्यादा है ओबीसी की। यूपी के आंकड़े बता रहा हूं, 7% है ब्राह्मणों के और 52% तो ऑल इंडिया का परसेंटेज है ओबीसी का। उत्तर प्रदेश का कम ज्यादा हो सकता है, मगर ब्राह्मणों से तो ज्यादा ही है। सर आप 40 साल से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि अखिलेश जी ओबीसी के लोगों को अपने साथ में लेने के लिए कोई अभियान चलाते तो नॉन यादव ओबीसी के लोग भी उनके साथ बड़ी संख्या में आते। ये तो जो टोटल 17% है उसका 57% वोट जो है बीजेपी को पड़ा था जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी। अखिलेश जी की जब सरकार बनी तब भी ब्राह्मणों ने 17% से ज्यादा वोट नहीं दिया। 17% का मतलब है 17% का मतलब है 83% वोट ब्राह्मणों के समाजवादी पार्टी के विरोध में थे। हमारे पास उसका सारा रिसर्च का डाटा है, उसके आधार पर बोल। सर अभी आपने 40 और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर अभी आप 40 वर्षों से ब्राह्मण विदेशी कहकर चिल्ला रहे हैं। सर बुहारी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता माननीय कुमार बघेल जी ने जैसे ही ब्राह्मण विदेशी कहा उन्हें जेल में डाल दिया, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, सारे देश भर में कहीं पर भी इशू नहीं बना, वो छत्तीसगढ़ में बन गया। मगर वो तो सारे देश के लिए था इशू। वो इशू तो केवल छत्तीसगढ़ का नहीं था। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए तो नहीं उठाया था ना। मगर वो समस्या छत्तीसगढ़ में क्यों बनी? वो है बैकवर्ड क्लासेस के, उनका लड़का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के अंदर है, और कांग्रेस के अंदर एक गुट ऐसा है टीएस बाबा का, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है।
तो उन्होंने उसको हवा दिया। तो मौका उनको मिला कि ये बात को हवा देने से इनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए वो इशू बना छत्तीसगढ़ में। सारे देश भर में कहीं पर भी इशू नहीं बना। तो इसलिए मुख्यमंत्री के पिता ने खुद ही सरेंडर करवा दिया। अब जैसे ही वो सरेंडर हो गए, मुख्यमंत्री पद पक्का हो गया। जो लोग उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे इनको हटाने का, वो खत्म हो गया इनके केवल सरेंडर करने से। तो 4-5 दिन रहकर फिर वापस आ गए। मुझे टेलीफोन आया कि मैं यूपी में दोबारा आना चाहता हूं। मैं आ जाओ, आपका स्वागत है। अगला सवाल सर मीडिया को लेकर है। हाँ, 2014 में जब चुनाव था तो बीजेपी को मजबूत करने के लिए और उसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, खबर और टीवी चैनल में सारे अखबार में उन्होंने सिर्फ मोदी जी के बारे में बात। और 2022 में विधानसभा का चुनाव है और योगी के बारे में भी अभी एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का मतलब कि बढ़ाया जा रहा है, जबकि वो उस एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे कलकत्ता के ओवरब्रिज का तस्वीर छापा गया था, अमेरिका की फैक्ट्री का तस्वीर छापा गया था। यानी कि दूसरे देशों के विकास को भारत का विकास बनाकर दिखाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखो, मूलतः भारत के विकास के एजेंडे से मैं सहमत नहीं। मैं ये सहमत ना हो इसके लिए कारण बताता हूं। और शायद भारत में पहली बार कोई आदमी जो है कि विकास के विरोध में बात कर रहा है, ऐसा सुनने को मिलेगा। तो उसका कारण बताता हूं। 1945 में बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा। और वो किताब उन्होंने विदेशी लोगों को संबोधित करते हुए लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के आजादी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, यूरोपियन लोगों आप समर्थन कर रहे हो, कांग्रेस का, गांधी का, नेहरू का। वो कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए है, फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अमेरिकन लोगों को जो समर्थन कर रहे थे, यूरोपियन लोगों को समर्थन कर रहे थे, उनको पूछा कि गांधी जी और नेहरू जी को पूछो कि आपका आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का है? तो उन्होंने तो पूछा नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, आजादी मिलने के बाद अब फ्रीडम का आंदोलन तो नहीं बोल सकते, तो उन्होंने फ्रीडम के जगह डेवलपमेंट शब्द डाल दिया। फ्रीडम ऑफ द कंट्री के बजाय डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, अंडर डेवलपमेंट कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। उनको डेवलपमेंट कहने से क्या लगता है? हमारा होगा डेवलपमेंट, क्योंकि वो अंडर डेवलप है। जो अंडर डेवलप है उनको लगता है हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, ये डेवलपमेंट होगा तो हमको फायदा होगा। अब आप बताओ, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन अगर रोड बन गया, मान लो योगी के राज में या मोदी के राज में बन गया, तो उसमें लिखा होता है इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते। साला तुम बना रहे हो, उस बनाने में टैक्स का पैसा खर्चा कर रहे हो। हम गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है। गरीब आदमी टैक्स कैसे देता है? गरीब आदमी टैक्स देता है, नमक खाता है ना। टाटा को, अंबानी को, बिरला को पूछो तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं थोड़ा नमक कम खाना। क्यों? पैसे की थोड़ी कमी है हमारे पास, कम खाने के लिए बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पैसे का मुद्दा नहीं है। तुम क्यों कह रहे हो? नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कम खाने के लिए बोल रहे। और गरीब आदमी के पास जब सब्जी नहीं होगी तो नमक के साथ रोटी खाता कि नहीं? हम तो देहाती लोग हैं ना, हमको तो अनुभव है ना नमक के साथ रोटी खाने का। तो नमक के साथ जो आदमी रोटी खाता है वो ज्यादा नमक खा लेता है,
तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? नमक तो वही है, वो इसलिए नमक से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता गरीब का। ब्लड हो तब तो प्रेशर हो, साला ब्लड ही नहीं, साला प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में ब्लड ही नहीं, साला प्रेशर कहां से होगा? है? अब जो बात मैं समझाना चाहता हूं सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो स्लोगन है कांग्रेस का और बीजेपी का, इसके विरोधी है। हम डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के समर्थक है। ये डेवलपमेंट में फंडामेंटल चेंज होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री में क्या होना चाहिए? पहले साधारण लोगों को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, भरपेट, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए। दुनिया भरेगा सारा डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। इनको 83 करोड़ लोग भूखमरी या अर्ध भूखमरी में जी रहे। ओवरब्रिज बन रहा कि नहीं? मेट्रो आ रहा है कि नहीं? अब वो गरीब आदमी जो भरपेट खाना नहीं का मेट्रो में बैठेगा? बैठेगा क्या? तो डेवलपमेंट का वो स्लोगन होना चाहिए जिससे आम आदमी के डेवलपमेंट का कार्यक्रम होना चाहिए। अब देखो, आपको टेस्ट के लिए बताता हूं, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। जब कोविड की महामारी आई तो हॉस्पिटल में जगह मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। क्यों? प्राइवेटाइजेशन में हॉस्पिटल का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से गवर्नमेंट फैसिलिटी खत्म हो गई, इसलिए बेड की संख्या घट गई। तो बेड की संख्या घटने की वजह से लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, इस वजह से लोग मरे। अच्छा, मरे कहां? हॉस्पिटल के बाहर, गेट के बाहर मरे, एडमिशन ही नहीं हुआ। अब उनको हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड में मरने वालों का आंकड़ा कैसे आएगा पत्रकार जी? अल्लाह, अंदर मरेगा तब तो डाटा आएगा। जब वो हॉस्पिटल के बाहर मरेगा तो वो तो आदमी उसको जलाने के लिए लेके जाएगा, उसका रिकॉर्ड आएगा क्या? तो सरकार ने डाटा हॉस्पिटल का बताया नहीं, एक भी नहीं मरा। अरे बराबर है भाई, एक भी नहीं मरा होगा, तुमने एडमिशन नहीं दिला। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये सुनिश्चित होना चाहिए डेवलपमेंट में आम आदमी के लिए। दूसरा, और क्या होना चाहिए आगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आम आदमी के डेवलपमेंट का बता रहा हूं, क्या होना चाहिए? मेट्रो, ये वो। अरे मगर आम आदमी को ये रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारे लोग, कोई आदमी मुझे बताओ देश में जो मेहनत करने के लिए डरता है? हाँ भाई पत्रकार जी, हमारे आदमी मेहनत करने के लिए डर रहे हैं कि वे मेहनत के बगैर हमको खाना दो। बोला हमारे लोग? नहीं, वो बोलते उनको काम चाहिए, हम काम करेंगे और काम से जो पैसा मिलेगा वो खाएंगे। तो डेवलपमेंट में इतनी चीजें, मिनिमम बताया ना मैं, ये मिनिमम। एक बात आपसे जानना चाहते हैं जी, वाक का एक चरण होता जो मानव काशीराम जी के समय में जो हुआ, और उस आंदोलन की बदौलत जो है पहले बीएसपी का के साथ में ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी, फिर उसके बाद बीएसपी ने फुल फ्लैश गवर्नमेंट, वो उसका नतीजा जो परिणाम अब हम देख रहे हैं वो काफी दुखद है। जो ये एक दूसरा पेज है जो आपके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। अब एक नए सिरे से कुछ पार्टी खड़ी करने की और आगे सरकार बनाने की तमाम बातचीत चल रही है। इसमें और उस वाली योजना में क्या फर्क है जो कि अब आगे ऐसे नतीजे नहीं मिलेंगे? बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणशाही से मुक्त करने के लिए बनाया गया था। मगर बहन जी ने वो उसी को फिर गुलाम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि बहन जी ने गुलाम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया बहुजनों को, इसलिए बहुजनों को मुक्त करने के लिए मुक्ति करने वाली पार्टी बनाई। ये शब्द में ही उसकी भिन्नता स्पष्ट है।
केवल ब्राह्मणों से ही मुक्त नहीं करना है, बहन जी से भी मुक्त करना है। बहुजन समाज पार्टी नारा लगा रही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भाजपा लगा रही है सबका साथ सबका विकास। इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा नारा है इनका, फॉर्मूला है या इसमें आप इस पर तो आपकी क्या सोच है? आप यूपी में रहे नहीं रहे क्या? अभी बहुजन समाज पार्टी का बहुजनों का साथ, बहुजनों का विकास नहीं रहा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो दुनिया में बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया था। ऐसा नारा तो बुद्ध ने भी नहीं लगाया। बुद्ध जानते थे कि जिसका विकास हो गया उसका विकास करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा बहुजन हिताय। बुद्ध ने ये नहीं कहा सर्वजन हिताय, बुद्ध ने क्या कहा? बहुजन हिताय। जिसका विकास हो गया है उसको माइनस करो, जिसका विकास नहीं हुआ है वो बहुसंख्य है, इसलिए बहुजन हिताय। मायावती बुद्ध से थोड़ा 1 इंच बड़ी है, ये अब क्या करे, वो बुद्ध से 1 इंच ज्यादा बड़ी तो नहीं बता सकता, 1 इंच बड़ी है, तो इसलिए उसने डाला का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मेरा सवाल का जवाब पूरा नहीं है कि आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कुछ किया उसको बहन जी ने बहुजन समुदाय को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं वो रणनीति, वो शिक्षा, वो तालीम, वो योजना, वो विचार दर्शन जिसके आधार पर बहुजन आंदोलन मानव काशीराम के समय में चला था, उसमें और अब में क्या फर्क है? कि कोई एक व्यक्ति ने उस आंदोलन को खराब कर दिया क्या? अगर ऐसा है तो ये आगे भी कोई एक व्यक्ति कर सकता है खराब? आम आदमी जो है ना, आम आदमी, हमारे देश में आम आदमी की जो साइकी है, वो अनपढ़ है, गवार है, वो बहुत सारी बातें नहीं समझता है। अब राजनीति जो है वो आम आदमी को राजा बनाने की नीति है, ये आम आदमी समझता नहीं है। जिस दिन समझ जाएगा कि वोट जो है वो देने के लिए दिया हुआ अधिकार नहीं है, वोट जो है राजा बनाने के लिए दिया हुआ अधिकार नहीं है, बनाने के लिए, राजा बनने के लिए दिया हुआ है। तो आम आदमी क्या सोचता है मान्यवर? नहीं, बनाने के लिए अधिकार है, बनाने के लिए दिया हुआ मानता है, बनने के लिए दिया हुआ नहीं मानता। जिस दिन ये फर्क हो जाएगा उस दिन वो अपने समाज को बनाने के लिए काम करेगा। आम आदमी इस बात को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ रहा है, इसलिए इंडिविजुअल के झांसे में आता है, प्रभाव में आता है, और वो व्यक्ति जिसके प्रभाव में आता है वो व्यक्ति उसका अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मायावती का उदाहरण इसमें लागू पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें एक मौलिक चेंज किया गया है। वो मौलिक चेंज क्या है? वो मौलिक चेंज जानना बहुत जरूरी है। वो चेंज क्या है? बुजुर्ग कहते हैं कि हाथी के पागल होने की संभावना होती है। मतलब वो बहुजन समाज पार्टी का हाथी नहीं तो आप बोले अरे बहुजन समाज पार्टी का हाथी बोले, नहीं 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 नहीं, नहीं। बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि हाथी के पागल होने की संभावना होती है, इसके पहले कि हाथी पागल हो जाए महावत खड़ा कर देना चाहिए। हम लोग महावत खड़ा करने में लगे हुए हैं, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग उस समय इन बातों को नहीं जानते थे, तो वो पिछलग्गू बनने का काम करते रहे बहन जी का, फिर उसके ही पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। जितने भी पिछलग्गू थे ना मायावती के साथ में, वो उनको भी पिछवाड़े पे लात मारा मायावती ने। एक समय आया। अब ये जो है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जो है, ये महावत खड़ा करने का कार्यक्रम है, अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ये फर्क है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हम बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन बाहर से देंगे।
फर्क समझ में आ रहा है? बाहर से देंगे, पिछलगू बनकर नहीं देंगे। तो ऐसा तो पहले भी रहा है। गलत बात है, हम लोग चलाने वाले में से है भाई। हाँ? पर्चा मिला क्या? नहीं मिला? देना चाहिए ना। कार्यकर्ता इसमें शिवपाल जी का तो कोई नाम है नहीं है। बहुत लोगों के नाम है मगर शिवपाल जी का नाम नहीं है इसमें। जो 9 अक्टूबर को आप रैली बुला रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन बुला रहे हैं लखनऊ में, उस पर कोई मैसेज देना चाहेंगे बहुजन समाज को? क्या मैसेज देंगे? हमारा तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब की बार उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल है। 2022 सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल है। जो लोग सेमीफाइनल में हार या जीत जाएंगे वो लोग 2024 में हार या जीत जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का जो इलेक्टोरेट है, मतदाता है, उसको वोट करना चाहिए। जहां तक पंचायत राज में बीजेपी का एक जगह 4था नंबर आया, एक जगह 5वां नंबर आया, एक जगह 6वां नंबर आया, एक जगह 7वां नंबर आया, तो पंचायत राज में तो लोगों ने बता दिया कि ये हमारे नंबर में शामिल बीजेपी नहीं है। मगर मेरा अभी आकलन ये है कि चुनाव तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, भागीदारी मोर्चा, चार जगह हिस्सेदारी होगी। उधर तो एक ही हिस्सा है, ये 4 जगह वोट डिवाइड होगा। तो इसलिए ज्यादा संभावना है बीजेपी के ही चुनाव जीतने की, ज्यादा से ज्यादा। अखिलेश जी का यह कहना कि जनता ने फैसला कर लिया है बीजेपी को हरवाने का और समाजवादी को जितवाने का, अगर यही सोच उनका रहा तो रिजल्ट के दिन पश्चाताप करने का समय आएगा। अभी लिख लो, इसको रिकॉर्ड कर लो। हाँ, आप इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जो आपने जैसे कहा कि सेमीफाइनल में जो जीतेगा वही फाइनल में भी हाथबाजी मारेगा, तो अगर ये संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी इस सेमीफाइनल में जीतने जा रही है, तो 24 के चुनाव में भी वो निश्चित रूप से यही मैं कहने जा रहा हूं। और ये समझदारों को इशारा है कि समझो, इसके लिए कह रहा हूं। अगर आप अपनी पिटाई करवाना चाहते हो, नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, हम तो बहुजन मुक्ति पार्टी के कोई अधिकारी नहीं है। हम कह रहे हैं बामसेफ की तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से कि ये सेमीफाइनल है और इसलिए हम उन लोगों को साथ देने के बारे में सोच रहे हैं जो लोग बीजेपी को परास्त करने के बारे में रणनीति बनाएंगे। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारा अपने बल पर बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं है, तो हम गठबंधन में जाएंगे। कोई गठबंधन परास्त कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसकी संभावनाओं पे कभी गठबंधन के 2 नतीजे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? बहुत फंडामेंटल है। पहला, गठबंधन से बड़ा मैसेज जाएगा, विकल्प यही है, बीजेपी का विकल्प यही है। तो इसका असर क्या होगा मालूम है? इसका असर 19% मुसलमानों के ध्रुवीकरण पर होगा। बस यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अभी क्या है? 4, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, भागीदारी मोर्चा। अब कोई यूपी में विकल्प का मैसेज नहीं जाए। कोई उत्तर प्रदेश का इलेक्टोरेट ये नहीं मान रहा है कि विकल्प है, ये मान रहा है 4 जगह विभाजित है, विकल्प है नहीं। जैसे ही गठबंधन का मामला होगा
पहला इलेक्टोरेट को ये विकल्प है। दूसरा परिणाम क्या होगा? जो फ्लोटर वोट होता है ना, 10% फ्लोटर वोट, साला कौन जीतेगा भाई? हाँ, ये जीतेगा। तो वो साला बोला जीतने वालों के साथ, वो जो है उसकी है, जीतने वालों के साथ जाता है। तो 19 और 10, 29% वोट जो है जिसका विकल्प बनेगा उसके साथ जाएगा और उसके चुनाव जीतने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। कोई सवाल हो? बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल रहा या समाज पार्टी ने जो भी काम किया, उसके काम का क्या हासिल लगता है कि आज है? उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 19 विधानसभा की सीटें उनको जितवाकर और 19 में से 12 लोग पार्टी छोड़कर जाने के बाद यह सिद्ध हो गया है। फिर भी पूछ रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। अरे, लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता है कि नहीं? जनता ने 19 सीटें दी और अपना क्या नाम, मिश्रा जी कह रहे 13% ब्राह्मण है, 7% तो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि ब्राह्मण यूपी में 7% है। मिश्रा जी कह रहे 13% है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुजन समाज के खुद के एडवांसमेंट का क्या हासिल है, क्या हासिल लगता है? मतलब पार्टी की सरकार, मायावती का एडवांसमेंट हुआ, मायावती के भाइयों का एडवांसमेंट हुआ, मायावती के भतीजों का एडवांसमेंट हुआ, और बताने के लिए कुछ भी मुझे डाटा ही अवेलेबल नहीं कि कोई एडवांसमेंट हुआ समाज का। ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। बताने लायक क्या है? मायावती जो कर सकती थी वो भी नहीं किया। पहली बात, एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में ऑर्डर निकाला। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में मिश्रा जी ने कहा, बहन जी अगर आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे देती हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकता है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। मगर मायावती को भाई जी ने कहा, सर्वजन नाराज हो जाएगा। सर्वजन समझ रहे हैं ना कौन है? सर्वजन नाराज हो जाएगा। तो बहन जी ने सर्वजन के नाराज ना होने से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो दे सकते, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा, वो भी नहीं दिया। जो दे सकते कानून। और अगर मायावती का एजेंडा भी विकास का ही है और वो भी ये कहे कि हमने लखनऊ से बड़ा एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया या नोएडा से आगरा का वो बनाया, जयप्रकाश कौन वो उद्योगपति था, वो जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल ना, वहां हमारा आदमी साइकिल चला सकता है क्या? टांगा चला सकता है, गाड़ी चला सकता है? तो मायावती का डेवलपमेंट का कार्यक्रम और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट के कार्यक्रम में अंतर क्या है? हमें तो कोई अंतर नजर नहीं आता। हमें अवसर मिलेगा या हमारे समर्थक लोगों को अवसर मिलेगा तो हम डेवलपमेंट का सारा कार्यक्रम का नेचर ही बदल देंगे। डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट कर देंगे आम आदमी के ऊपर। 2022 का चुनाव विधानसभा का होगा, उसमें जो बहुजन पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? अब उसका चुनाव चिन्ह मैं कैसे बता सकता हूं? उनके पास तो है ही नहीं, ऐसा बता रहे थे। उनके पास चुनाव चिन्ह है नहीं, था उनके पास था खटिया है। अब वो चुनाव आयोग बोलता है कि अब तो खटिया ओपन हो गया, मगर पिछले विधानसभा में फिर भी 90% लोगों को खटिया ही दिया था। तो इस बार 2022 में जो पूर्ण बहुमत की किसी की भी सरकार बनने जा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? काशीराम जी ने तो हमेशा लंगड़ी सरकार उत्तर प्रदेश में
सेंटर में आप बात को थोड़ा घुमाइए मत। सेंटर में हम इधर ही है 92 से, हाँ इधर ही है हम। वो सेंटर में लंगड़ी सरकार चाहिए। सेंटर में भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लंगड़ी कैसे रखेंगे? आपकी सरकार आ रही है, हाँ, आप सरकार चलाने जा रहे हैं। हम तो पार्टी नहीं है हमारे पास तो सरकार का, हम समर्थन देंगे। पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या किस तरीके से वो चुनाव लड़े? देखो गठबंधन के स्थिति में हालात उत्तर प्रदेश के बदल सकते हैं, गठबंधन के स्थिति में हालात बदल सकते हैं, मगर एक और खतरा है समाजवादी पार्टी के सामने। पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटेजी अभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, बिफोर इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी पर्याप्त नहीं है। पोस्ट इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो बहन जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये खतरा अभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। मायावती को कोई एतराज ही नहीं है अगर बीजेपी उसको मुख्यमंत्री बना दे। ये कोई नई कहानी तो बता नहीं रहा हूं मैं। अगर मायावती सेंटर में बीजेपी को समर्थन दे दे तो बीजेपी को यूपी में समर्थन देने के लिए क्या एतराज है समाजवादी के बजाय? मान्यवर समझ रहे क्या? तो समाजवादी पार्टी के पास अभी तक एडेक्वेट स्ट्रेटेजी नहीं है। बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, दो स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। तब जाकर के मुकम्मल हो जाएगा, 200% गारंटी हो जाएगी। फिर हम तो ये सारा आकलन जो है, अगर कोई गठबंधन हो जाता है उसके 8 दिन में बता देंगे किसकी सरकार आने वाली, और देखना फिर कैसे होता। गुजरात के एक संपादक ने मुझे पूछा कि अभी किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में, तो हमने बताया क्या बात है। वैसे हुआ तो उसने टेलीफोन किया, अरे आपको कैसे पहले से? मैंने कहा मैं उधर जमीन से जुड़ा हूं, तुम इधर तो एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए, तुमको क्या पता है? हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं ना, हमको पता है ना। मैं तो 92 से उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात की मेरे पास जानकारी है। अगला सवाल आपने मायावती और बहुजन समाज पार्टी की काफी आलोचना बीजेपी करते भी रहे हैं, और इसी तरह की चीजें जो है बीएसपी की तरफ से संभवतः मायावती का ये चुनाव, मायावती का राम नाम सत्य होना, ये चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ ये चुनाव आप देखते रहिए, थोड़ा सा चुनाव के बाद फिर मेरा इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। मायावती का एक आरोप या बहुजन समाज पार्टी का ये आरोप रहता है कि आपका 5 दिन का खासतौर आपकी जो बातचीत रहती है वो इसके बावजूद इतनी मतलब एक ही आप बात रखते हैं, इसके बावजूद कोई सरकार जो है आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, और वो ये कहती है कि आप आरएसएस के लिए काम करते हैं। हमारी संगठन की जो शक्ति है ना, इससे डर लगता है, समझे? गांधी जेल में जाते जाते छोटे हो गए थे कि बड़े हो गए थे? अरे इतिहास पढ़ो भाई, गांधी जेल में जाते जाते महान हो गए थे। तो गधे लोग नहीं है बीजेपी वाले, वामन मेश्राम को जेल में भेजकर और ज्यादा महान बनाएंगे, और अगर वो महान बनाएंगे तो उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं गुजरात के जेल में जाकर आ गया हूं, तो वहां असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आके बैठा, कहने लगा अरे जब से आपने अरेस्ट करवाया सारे देश भर से हमारे कमिश्नर ऑफिस में टेलीफोन आ रहे, आपका संगठन सारे देश भर में है क्या? अरे मैंने कहा पता नहीं आप लोगों को, किसने आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनाया भाई? हा? तो बड़ा साहब ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं करते थे? कांग्रेस क्यों अरेस्ट नहीं करती थी? जानते हो ना, बॉम्बे जल जाएगी। तो हमारी जो संगठन की ताकत है
वो अभी नहीं बताया आपको, 31 राज्यों में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, तो क्या 6 लाख गांव में पहुंचाना चाहते हैं वो लोग जेल में भेजकर वामन मेजराम को? गधे लोग हैं, उनको राजनीति समझ में नहीं आती। आप संगठन का जो नेटवर्क बताते हैं कि इतने जिले, इतने तहसील, इतने ब्लॉक, इतने गांव और इतना बड़ा नेटवर्क है, हर जगह अगर एक आदमी लगा देंगे तो भी 1-1 लाख लोग हो जाएंगे। इस लाखों की जो आपके पास लोगों का समर्थन है, इस समर्थन के आधार पर आपने किसी बड़े आंदोलन को देशव्यापी खड़ा करने के क्या क्या प्रयास? अरे आप पत्रकार होकर इतना दूर रहते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर समाप्त करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए आंदोलन भारत बंद का किसने किया? नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किसने किया? 9 महीने हो गए, किसानों का आंदोलन दिल्ली के पास पहुंच गया है, अभी तक सुन नहीं रहा है, और हमने भारत बंद करवाया, संसद में संविधान संशोधन करके 13 पॉइंट रोस्टर खत्म कर दिया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया है। पता है आपको 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में आंदोलन चलाया, भारत बंद, सीए के विरोध में, ध्यान रखो। उसके पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सारे मंत्री डेली सीए 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 डेली साले सीए बोलते थे। ऐसे ही मैंने भारत बंद किया, बंद सीए, ऐसे 8 से 40 का करंट लगाया, 440 का नहीं, 840 का करंट लगाया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बंद ही कर दिया सीए। जानते हो क्यों बंद किया? मालूम है उसका रहस्य? जानते हो? अरे हम लोग SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, ये वामन मेजराम ने SC ST OBC प्लस मुसलमान जोड़ दिया। जिसको हम लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, उसको ही जोड़कर भारत बंद करवा दिया। तो सारा उल्टा दाव पड़ गया। ये दाव वामन मेजराम का नहीं था, ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दाव था। ये दाव उनका था और उनके ही ऊपर उल्टा कर दिया। कहा कि ये साला दाव हमारा ही दाव हमारे उल्टा हो गया है, बंद कर। होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया, अपोजिशन पार्टी ने सवाल पूछा, ये सारे देश भर में आप सीए लागू करने वाले थे, वो तैयारी कहां तक आ गई है? किशन रेड्डी ने जवाब दिया पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड, सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट की अभी राय है, होम मिनिस्टर अभी राय है, राज्य मंत्री दोबारा पूछा, दोबारा वही जवाब दिया। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया ना? अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सीएए या दूसरे तमाम चीजों को आप बता रहे हैं कि आपने जैसे ही भारत बंद ने किसी तरह के ऐसे कार्यक्रम को लिया, वैसे ही सरकार को पीछे कदम लेना पड़ा अपना। इसी तरीके का मामला जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का है, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समुदाय को ही सबसे बड़ा नुकसान होना है इसमें। ऐसे किसी मुद्दे जिसमें कि रोजगार इफेक्टेड होगा, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जीवन स्तर प्रभावित होगा, ऐसे मामले पे आपने कोई उनको पीछे कदम हटाने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक ही एजेंडा वाला कार्यक्रम है। ये केवल बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है, ये केवल कांग्रेस का कार्यक्रम थोड़ी है। और बीजेपी के साथ जो गठबंधन वाले लोग हैं, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन वाले लोग हैं, वो तो उनके साथ लगे रहते हैं, इसलिए वो भी उनके साथ ही जाते हैं। तमाम बैकवर्ड क्लासेस के SC ST OBC के जो संगठन है कांग्रेस गठबंधन में, बीजेपी गठबंधन में, तो ये मामला तो सीए पे भी लागू होता है। सीए पे भी तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर ही रहे थे, लेकिन इसका मतलब आपकी बात समझ में आई नहीं। दोबारा बता दो, ये बीजेपी वालों का जो एजेंडा था सीए का, बीजेपी वालों का एजेंडा था ना सीए का, तो उनका खेल तो SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाने भिड़ाने का है। मगर जब उन्होंने देखा कि ये वामन मेश्राम ने SC ST OBC प्लस मुसलमान इकट्ठा कर लिया सीए, तो इस सीए एक ऐसा मुद्दा हो गया जिस मुद्दे पर SC ST OBC के साथ मुसलमान जुड़ सकता है। तो ये रणनीति सारी की सारी RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रणनीति फेल हो रही थी।
आप समझ नहीं रहे मान्यवर। चलो, आपको जितना समझ में आता है आप समझ लीजिए। कि जैसे इस मुद्दे पर सभी SC ST OBC माइनॉरिटी को आपने एकजुट कर लिया और उनको पीछे हटने में मजबूर किया। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या यही फॉर्मूला बाकी मुद्दों पर लागू हो क्यों नहीं हो पाता है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, कृषि कानूनों का मुद्दा है, और लेकिन दो प्रमुख चीजें तो नहीं। देखो, हम आप है पत्रकार, हम है संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता, तो हमें समझ में आता है कौन सा मुद्दा उठाने से क्या हो सकता है। तो आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। हाँ, तो इसीलिए तो हम भी आपको जवाब दे रहे हैं। हम आपको जवाब नहीं दे रहे, ऐसी थोड़ी बात कर रहे हैं। हम कहा कह रहे हैं कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपको सवाल पूछना है, मगर फैसला कौन से मुद्दों पर आंदोलन करना है वो तो हमारा मामला है ना। ठीक है, हम कुछ प्रयास की बात कर रहे हैं कि वही चीज दूसरी जगह कामयाब क्यों नहीं हो पाती। देखो, आपको मैंने कारण बताया कि प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा है वो अकेले कांग्रेस का या अकेले बीजेपी का एजेंडा नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी सबका एजेंडा एक ही है। इस मुद्दे पर अगर सीए के विरोध में बात किया जाए तो कांग्रेस के लोग भी आ जाएंगे आंदोलन में, मगर प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस जो है वो संगठन के तौर पर और अपने लोगों के तौर पर पब्लिक में बयान नहीं देगी, मगर सारे संगठन को बता देगी कि इस आंदोलन से दूर रहो। जो SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग उनके साथ में है ना, उनको भी खामोश कर देगी, चुप रहो। कृषि कानूनों पर तो है, हाँ, कृषि कानूनों पर तो बाकी दल जो है साथ में है ना कि इसके विरोध अभी भी बयानों में ही है। जब अगर सरकार आएगी ना, कल मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जो उद्योगपति उनको चुनाव में चंदा देंगे वो लोग चुप हो जाएंगे, और चंदा दिए बगैर ये चुनाव जीत पाएंगे? कांग्रेस के पिछले चुनाव मैनिफेस्टो को स्टडी किया, वो भी यही कह रहे। अच्छा, जब ये कानून पास हो गया मान्यवर पार्लियामेंट में, तो नरेंद्र मोदी का भाषण सुना आपने? अरे आप भरी सभा में पार्लियामेंट के अंदर, अरे आप लोग जो लागू करने की कोशिश कर रहे पिछले कई सालों से, आप लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया। अरे कुछ नहीं तो धन्यवाद तो कहो। आपने 90 में लेबर लॉ बनाया, ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, हमने अमल कर दिया, धन्यवाद तो कहो। विरोध कर रहे हो, आप ही का पार्लियामेंट में रखा हुआ ड्राफ्ट जो है हमने अमल करवा दिया। अब समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है। पत्रकारों को ये बारीकियों को ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। इश्यू तो रेज करने पड़ते हैं ना। हमारे संगठनकर्ता की जिम्मेदारी है कौन सा इश्यू कौन से समय में उठाया जाए, मगर प्राइवेटाइजेशन के लिए आने वाले समय में भारत बंद करवाया जाएगा। एक आखिरी सवाल कौन सा? मासा मजदूरों का कोई मोर्चा बनाया मजदूर संगठनों का। अच्छा, वो इसी मामले में कोई कन्वेंशन करना है संभावित इसी, क्योंकि इन्हीं दिनों में वो लागू किए गए थे नए लेबर कोड, उसमें कोई भारत बंद या हड़ताल का कुछ शायद प्रोग्राम है, तो ऐसा कुछ बनेगा तो शायद आपकी तरफ से सपोर्ट। वो हमको समर्थन मांगेंगे तो उस पर विचार करेंगे। बोलो। आखिरी सवाल सर, बहुजन मीडिया से जुड़ा हुआ है। हाँ, माननीय काशीराम साहब नोएडा में बहुजन संगठन का मीडिया सेंटर खोलना चाहते थे। बहुजन समाज पार्टी चाहती तो मीडिया सेंटर खोल सकती थी, लेकिन माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद वो कार्य पूरा नहीं हो सका। और आज के वर्तमान परिस्थितियों में ये है कि बहुजनों का कोई अपना मीडिया नहीं, तो बहुजनों का मीडिया खड़ा करने के लिए इस पे आपके क्या? वो 2-3 बात हम करेंगे, हमको जैसे अवसर मिलेगा। भविष्य का मीडिया सोशल मीडिया, अभी वो ये जो प्रिंट मीडिया है, ये जो चैनल वाला मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अभी भविष्य का मीडिया नहीं है। भविष्य का मीडिया सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया को आने वाले समय में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है,
उस पर हम काम करेंगे, एक बात। दूसरा, इसका राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि इसमें 90% जो सोशल मीडिया में काम करने वाले जो मीडिया कर्मी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि वह यहाँ बहुत ज्यादा साधन संसाधन की जरूरत नहीं है। दूसरा, तीसरा, इनके ऊपर भी आने वाले समय में अन्याय बढ़ने वाला है स्टेट का। स्टेट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस वालों का अत्याचार बढ़ेगा आने वाले समय में। तो इसलिए ये 3 मुद्दे रहेंगे जिसको आधार बनाकर हम बड़ा स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। कांशीराम साहब के बाद वाम से जो भारत में है उसके उनके बाद में आप आए हैं बड़े लीडर के उभर के वाम से, जहाँ भी देखोगे इस्लाम की वाम से। मैं ये चाहता हूँ, उनसे चाहता हूँ कि आप वाम से को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वामसेब हमारा संगठन है, वामसेब को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं, मैं डेली उनसे बात करते रहता हूँ। धन्यवाद।